सब कहते तेरी माँ बद किरदार है और तू नाजायज औलाद है। मैं जब माँ से अपने बाप के बारे में पूछता तो वो घबरा जाती। मुझे अपनी माँ से नफरत होने लगी थी। जो ही शादी की, माँ को नौकरानी बना दिया। मेरी बीवी माँ पर जुल्म करती और गालियाँ देती। मैं कुछ ना कहता। जब बीवी ने बताया कि रोज कमरे की खिड़की से कुछ जवान लड़के तुम्हारी माँ से मिलने आते हैं और वो अभी भी कमरे में हैं, मैं गुस्से से दरवाजा खोलता, माँ के कमरे में गया तो शर्म से जिस्म लरज उठा। माँ जल्दी से कमरे से बाहर आई क्योंकि मैंने घर आते ही माँ को आवाजें देना शुरू कर दी। मेरे इस तरह चिल्लाने पर माँ जल्दी से कमरे से बाहर आई। परेशानी उनके चेहरे से झलक रही थी। वो बोली, बेटा क्या हुआ, तू क्यों ऐसे चिल्ला रहा है, क्या हो गया है, सब खैर तो है ना। मैं बोला, चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं, तुमने तो मुझे घर से बाहर निकलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। तुम मुझे मेरे बाप के बारे में क्यों नहीं बता देती, मुझसे मेरी शनाख्त क्यों छुपा रही हो। मैं बाहर मुंह छुपाता फिरता हूँ। जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि तुम नाजायज औलाद हो। तो माँ बोली, लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों की बातों पर कान धरोगे। अगर मैं लोगों की सुनती होती तो शायद आज जिंदा ना होती। जब से मैंने होश संभाला मैं हर चीज के लिए तरसा, यहाँ तक कि बाप की मोहब्बत और शफकत के लिए भी। मुझे तो ये तक मालूम नहीं था कि मेरा बाप कौन है और कहाँ पर है। मैं अपने बाप को देखना चाहता था और उससे मिलना चाहता था। जब मैं गली मोहल्ले के बच्चों को अपने बाप के साथ लाड प्यार करते हुए देखता तो मेरे दिल में भी हसरत पैदा होती कि ऐ काश मेरा बाप भी इसी तरह मेरे नाज नखरे उठाता। लेकिन ये मेरी हसरत ही रही। एक दिन मैं बहुत बीमार हो गया। माँ 2 दिन मुझे डॉक्टर के पास ले जाती रही, लेकिन मेरा बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। माँ मेरा सर दबा रही थी और साथ ही रो रही थी। मैं बोला, माँ तुम फिक्र ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। ये मेरा बचपन का प्यार था जो मैं अपनी माँ से करता था। लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ लोगों की तंजिया बातों ने मुझे बदल कर रख दिया। कोई कहता कि तू नाजायज औलाद है तो कोई कहता कि तेरी माँ बदकिरदार है। ये सब सुनकर मुझे माँ से नफरत होने लगी और ये नफरत इस हद तक हो गई थी कि मेरा घर आने को दिल भी नहीं करता था। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी माँ की मोहब्बत कम ना हुई। मैंने 5वीं तक की तालीम हासिल करने के बाद स्कूल छोड़ दिया। जब मैं थोड़ा जवान हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने पढ़ाई छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब ना तो मेरे पास कोई डिग्री थी और ना ही कोई कारोबार था। मैं अपनी आने वाली जिंदगी के लिए कुछ न कुछ करना चाहता था। मुझे परेशान देखकर एक दिन माँ मुझसे बोली, नवीद तू कुछ परेशान लग रहा है। तो मैं तलखे से बोला, मेरी सबसे बड़ी परेशानी तो तुम हो। तो माँ खामोश हो गई। मैं बोला, मुझे कारोबार के लिए कुछ पैसे चाहिए, लेकिन कोई भी मुझे पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं नाजायज औलाद जो हूँ। अगर आज मेरा बाप मेरे साथ होता तो मैं कभी भी ऐसे दूसरों के आगे हाथ ना फैलाता। ये सुनने के बाद माँ बोली, तुम 1 मिनट यही ठहरो, मैं अभी आती हूँ। जब माँ वापस आई तो उसके हाथ में कपड़े की एक पोटली थी। ना जाने पोटली में क्या था। माँ मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, नवीद ये रख लो, हो सकता है इससे तेरी परेशानी कुछ कम हो जाए। वैसे भी अब ये मेरे किसी काम का नहीं, ये तो मैंने तेरी दुल्हन के लिए रखा था, लेकिन अब चूंकि तुम्हें इसकी जरूरत है तो तुम इसे बेचकर अपना कारोबार कर लो। कारोबार चल पड़ा तो अपनी दुल्हन के लिए नया जेवर बनवा लेना। मैंने खामोशी से वो पोटली पकड़ी और घर से निकल गया। वो जेवर बेचकर मैंने कुछ सामान लिया और एक छोटी सी कॉस्मेटिक्स की दुकान खोल ली। पता नहीं वो मेरी मेहनत का नतीजा था या फिर माँ की दुआओं का असर था। मेरी दुकान में हर वक्त ग्राहकों का रश रहता और मेरी छोटी सी दुकान ने एक बहुत बड़ी दुकान की शक्ल अख्तियार कर ली। एक दिन जब मैं थका हारा दुकान से घर आया तो माँ बोली, नवीद बेटा अब तो माशाअल्लाह से तुम्हारा कारोबार भी चल पड़ा है और तुम शादी की उम्र को भी पहुँच गए हो। मैं सोच रही हूँ कि कहीं अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी कर दूं। मैं बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं, और जब मुझे शादी करनी होगी मैं कर लूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। मेरी ऐसी बातें सुनकर अम्मा बेबसी से खामोश हो जाती। मेरा सारा दिन दुकान पर गुजरता था। रात को जब मैं वापस घर आता तो अम्मा से सीधे मुंह बात नहीं करता था, जिसका अम्मा को बहुत दुख था। दिन ब दिन मुझे माँ से नफरत होती जा रही थी। एक दिन रात को जब मैं दुकान से वापस आया तो माँ मेरे लिए खाना लेकर आई। मैं गर्म मिजाजी से बोला, मुझे नहीं खाना। तो माँ बोली, नवीद मुझे हो क्या गया है, तू मुझसे इतना उखड़ा उखड़ा सा रहता है। तो मैं बोला, मैं ऐसे ही रहूंगा जब तक तुम मुझे मेरे बाप के बारे में नहीं बता देती कि मेरा बाप कौन है। ये सुनकर माँ घबरा जाती। यही वजह थी कि मुझे माँ से नफरत हो गई थी। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि लोगों का कहा सच है, वाकई में मैं अपनी माँ की नाजायज औलाद हूँ। क्योंकि अगर ऐसा न होता तो मेरी माँ मुझे मेरे बाप के बारे में जरूर बताती, क्योंकि मैं अपने बाप के बारे में जानता था। गुजरते दिनों के साथ मुझे एक लड़की पसंद आ गई जो कि अक्सर मेरी दुकान पर कॉस्मेटिक्स का सामान लेने आया करती थी, जिसका नाम साइमा था। साइमा मुझे पहली नजर में ही अच्छी लगने लगी थी और मैं उससे शादी करना चाहता था। साइमा मेरे इरादे से बिल्कुल बेखबर थी। वो नहीं जानती थी कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने साइमा के घर का पता लगवाया क्योंकि मैं उसके घर वालों से मिलना चाहता था।
रात को जब मैं घर लौटा तो मैंने इस बारे में माँ से बात की। मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी बताना पड़ा क्योंकि माँ को साथ ले जाना लाजमी था। साइमा का हाथ मैं खुद जाकर नहीं मांग सकता था। जुमे वाले दिन मैं और माँ साइमा के घर रिश्ता लेकर गए। साइमा के घर वालों को भी मैं बहुत पसंद आया क्योंकि मैं शक्ल सूरत से भी अच्छा खासा था और ऊपर से अपना कारोबार था। मेरा रिश्ता पक्का होने के बाद माँ बहुत खुश नजर आने लगी थी। वो अपने दिल में बहुत से अरमान लिए बैठी थी। रिश्ता होने से 1 महीने बाद हमारी शादी हो गई। मैं साइमा को पाकर बहुत खुश था। जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ था कि मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया। शादी के बाद मैं काफी दिन तक दुकान पर न गया। मैं और साइमा हर रोज बाहर जाते और बाहर से ही खाना खाकर रात को काफी लेट घर लौटते थे। माँ जब तक हम घर न लौटे हमारा इंतजार करती रहती और हमारे घर आने पर कहती, बेटा जल्दी घर लौटाया करो, शहर के हालात बहुत खराब हैं। मुझे माँ की बातों से बहुत कोफियत होने लगी थी। मैं बोला, हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं हम अच्छी तरह जानते हैं और आपको ये जताने की जरूरत नहीं है कि आपको हमारी कितनी फिक्र है। ये कहते हुए मैंने साइमा का हाथ पकड़ा और कमरे में चला गया। साइमा माँ के साथ मेरे इस रवैये पर बहुत हैरान हुई। वो बोली, नवीर ये आप माँ जी से किस लहजे में बात कर रहे थे? मैं बोला, उनको यही लहजा समझ आता है। हमारी शादी को 1 साल का अरसा हो चुका था। इस दौरान साइमा भी समझ चुकी थी कि मैं अपनी माँ को कितनी इज्जत देता हूँ। अब तो वो भी माँ को बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से न जाने देती थी क्योंकि वो जान चुकी थी कि मैं अपनी माँ को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता। साइमा के आने के बाद मैंने माँ को नौकरानी बना दिया। मेरी बीवी मेरे सामने माँ को बुरा भला कहती, गालियाँ देती। मैं कुछ ना कहता क्योंकि उसे भी पता चला था कि मेरी माँ बदकिरदार है और मैं उसकी नाजायज औलाद हूँ। माँ बुढ़ापे में भी घर का सारा काम करती। मेरी बीवी हर छोटे बड़े काम के लिए माँ को कहती और अगर कभी माँ की तबीयत खराब होती और माँ काम न कर पाती तो मेरी बीवी माँ को गालियाँ देती और बुरा भला कहती। सब जानने के बावजूद भी मैं अपनी बीवी को कुछ भी ना कहता क्योंकि मैं तो खुद यही चाहता था। एक दिन माँ को बहुत तेज बुखार हो गया। जब मैं घर लौटा तो माँ बोली, नवीर मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, बुखार की वजह से मेरा जिस्म टूट रहा है। मैं बोला, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, घर में कोई दवाई पड़ी होगी वो खा लो। वैसे भी मैं थका हारा घर लौटा हूँ और तुमने आते ही अपनी बीमारियों का रोना पीटना शुरू कर दिया है। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें डॉक्टरों के पास ले चलूँ। फिर माँ खामोशी से जाकर कमरे में चारपाई पर लेट गई। मैं अपनी बीवी से बोला, साइमा घर में अगर बुखार की कोई दवाई पड़ी है तो वो माँ को दे दो। अगर इसका बुखार तेज हो गया तो खामखा हमें ही मुसीबत पड़ेगी। तो मेरी बीवी बोली, कुछ नहीं हुआ, अम्मा झूठ बोल रही है, सिर्फ ये काम न करने के बहाने हैं। वो चाहती है कि मैं उस हाल में घर के सारे काम करूं, जबकि उन्हें तो खुश होना चाहिए और मेरा ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन देखो तो वो तो उल्टा खुद बीमार होने का बहाना कर रही है। तो मैं बोला, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो और बिना वजह की टेंशन मत लिया करो, अम्मा तो है ही ऐसी। मैं दिन भर का थका हुआ था इसलिए मुझे पता ही ना चला कि कब मैं सो गया। गर्मी इस कदर थी कि रात को जब मेरी आंख खुली तो मेरा हलक खुश्क हुआ पड़ा था। मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गया। चूंकि माँ का कमरा किचन के साथ था तो मुझे माँ के कमरे से आवाज आई। जब मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो माँ गनूती में बोल रही थी, नहीं ये मेरा बच्चा है, मुझसे मत छीनो, मैंने इसे पाला पोसा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। मैं माँ की चारपाई के पास गया और बाजू से पकड़कर जगाने लगा तो मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि माँ बुखार में तप रही थी। बुखार इस कदर तेज था कि ऐसे लग रहा था जैसे पास में कुछ चूल्हा जल रहा हो। उस दिन मुझे माँ पर बहुत तरस आया। मेरे दिल में खौफ खुदा आया। मैंने अम्मा को जगाया और बोला, अम्मा चलो अस्पताल चलते हैं, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं माँ के लिए थोड़ा फिक्रमंद हुआ। मुझे फिक्रमंद देखकर माँ बोली, नवीर पुत्र तू परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, अब तो रात काफी हो गई है, तू ऐसा कर जाकर आराम कर, सुबह देखी जाएगी। माँ मुझे अपना दर्द नहीं बताती थी, उसका दर्द उसके और उसके अल्लाह तक महदूद होकर रह गया था। माँ के एक दफा कहने पर मैं उठकर कमरे में चला गया और सो गया। सुबह मुझे बहुत बेचैनी सी हुई। मैं उठने के बाद फौरन माँ के कमरे में गया तो देखा माँ नमाज पढ़ने के बाद हाथ में तस्बीह लिए कोई विर्द कर रही थी। मुझे देखकर बोली, नवीर इधर मेरे पास आओ। मैं न चाहते हुए भी जाकर माँ के पास बैठ गया तो माँ बोली, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी वजह से परेशान हो, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, नहीं मैं परेशान नहीं था, बस ऐसे ही तुम्हें देखने चला आया। इतना कहने के बाद मैं खामोशी से उठकर बाहर आ गया। मेरी बीवी जो बाहर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी बोली, अपनी माँ से कहो जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं कि मुझे खाना वक्त पर चाहिए होता है। वैसे तो वो बड़ा दिखावा करती है कि मैं बहुत खुश हूँ, काम करने की दफा उनको बीमारी लग जाती है। शायद माँ ने हमारी बातें सुन ली थी, इसलिए कुछ देर बाद माँ किचन में चली गई। हम दोनों मियाँ बीवी के लिए नाश्ता बनाया और घर के सारे काम निपटाए। नाश्ता करने के बाद मैं तैयार हुआ और दुकान पर चला गया। दोपहर के वक्त अम्मा ने किसी लड़के को दुकान पर भेजा कि साइमा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जल्दी घर आ जाओ।
मैंने सब कुछ वही छोड़ा और भागते हुए घर आया, क्योंकि मेरा घर दुकान से कुछ फासले पर ही था। घर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि साइमा की हालत काफी बिगड़ी हुई है, तो मैं माँ को खूंखार नजरों से देखने लगा। माँ, तुम कहाँ थी? जब तुम्हें पता है कि साइमा की हालत अचानक बिगड़ जाती है, तो तुम्हें साइमा के आसपास ही रहना चाहिए था, मगर नहीं। तुमसे हमारी खुशियाँ कहाँ बर्दाश्त होंगी? तुम तो हमारी खुशियों की दुश्मन हो। तो माँ बहते हुए आंसुओं के साथ बोली, नहीं नवीद बेटा, मैं काम में मसरूफ थी, और फिर साइमा ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे अंदाजा नहीं था कि उसकी तबीयत खराब है, वरना मैं खुद ही इसको डॉक्टर के पास ले जाती। मेरी बीवी तकलीफ के मारे करा रही थी। मैंने जल्दी से उसे गाड़ी में बिठाया। माँ हमारे पीछे पीछे आई और गाड़ी में बैठने लगी, तो मैं बोला, मुझे आज की जरूरत नहीं, मैं खुद ही इसे ले जा सकता हूँ। मैं उंगली उठाते हुए बोला, अगर साइमा को कुछ हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। मैं गुस्से से बोला था, तो माँ डरकर एक साइड पर खड़ी हो गई और अपनी आंखों में आई नमी को अपने दुपट्टे के पल्लों से साफ करने लगी। मैं अपनी बीवी को जल्दी से अस्पताल ले गया। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आई और बोली, आपकी बीवी ने मुर्दा बेटे को जन्म दिया है और आपकी बीवी की हालत खतरे में है। मैं बोला, डॉक्टर साहिबा, प्लीज मेरी बीवी को बचा ले, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, महंगी से महंगी दवाई दे, मगर इसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपने बच्चे को तो खो चुका हूँ, अपनी बीवी को नहीं खोना चाहता। तो डॉक्टर बोली, आप फिक्र ना करें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बस दुआ करें, इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगी। मेरी बीवी 1 हफ्ते बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। इस दौरान न मुझे घर का होश रहा और न ही दुकान का। मैं अपनी बीवी को लेकर घर गया, तो माँ हमें दूर से ही देखकर भागते हुए हमारे पास आई। हमारे खाली हाथ देखकर माँ बोली, नवीद बच्चा किधर है? मैं तड़क लज्जे में बोला, उसे तो तूने मार दिया, तुम मेरे बच्चे की मौत की वजह हो। बच्चे की मौत का सुनकर अम्मा बहुत रोई और बोली, मैं क्यों मारूंगी तेरे बच्चे को, आखिर को वो मेरा भी तो खून था। मैं तो बड़ी बेसब्री से उसके दुनिया में आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन हाँ मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है कि मैंने साइमा का ध्यान नहीं रखा और काम में लगी रही। तो मैं बोला, अम्मा बस भी कर दो, मैं मजीद बहस में नहीं पड़ना चाहता, जाओ जाकर अपना काम करो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। मैंने अपनी बीवी को साथ लिया और कमरे में आ गया। कुछ देर के बाद अम्मा मेरी बीवी के लिए सूप बनाकर लाई और बोली, बेटा ये सूप पी लो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी और कमजोरी भी नहीं रहेगी। अम्मा ने सूप वाला बाउल मेरी बीवी के आगे किया, तो मेरी बीवी ने वो बाउल पकड़कर जमीन पर दे मारा और बोली, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। बाउल ढाक की आवाज से जमीन पर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। माँ बोली, साइमा ये तुमने क्या किया? मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाई थी और तुमने जमीन पर दे मारा। मैं नहीं जानती कि मुझसे कौन सी ऐसी बड़ी गलती हुई है जिसके लिए तुम दोनों मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। मैंने तो कभी भी तुम दोनों को अच्छे बुरे के लिए नहीं कहा। तो मैं बोला, माँ तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तो मैं हूँ, जिससे तुमने नाजायज पैदा किया और फिर तुम ये भी नहीं बताती कि मेरा बाप कौन है, कहाँ है। तो हमेशा की तरह माँ उस दिन भी घबरा गई और अपने माथे पर आए पसीने को साफ करने लगी और बोली, तेरे लिए यही बेहतर है कि तू अपने माजी के बारे में ना जाने, इसी में ही सबकी भलाई है। तो मेरी बीवी बोली, तो माँ जी आप सीधी तरह कहिए ना कि वाकई ये आपकी नाजायज औलाद है। अगर ये नाजायज भी है तो कोई तो इसका बाप होगा, आप बता क्यों नहीं देती कि वो कौन है। लेकिन माँ पर हमारी बातों का कुछ असर ना हुआ और माँ खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। अपना बच्चा खोने के बाद मेरी बीवी को नॉर्मल होने में कई दिन लगे। इस दौरान मेरी कोशिश होती कि माँ उसके कमरे में ना जाए, क्योंकि जब भी वो माँ को देखती तो उसका जख्म ताज़ा हो जाता। मैं और मेरी बीवी अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार माँ को समझते थे। माँ घर का सारा काम करने के बाद खाना बनाकर रख देती, हमारा दिल चाहता तो हम खा लेते, वरना मैं आते हुए कुछ न कुछ खाने के लिए ले आता था। एक दिन मेरी बीवी मुझसे बोली, नवीद अब मुझसे तुम्हारी माँ इस घर में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं होती, क्यों ना हम इसे ओल्ड हाउस छोड़ आए। तो मैं सोच में पड़ गया कि चाहे वो बदकिरदार थी, लेकिन है तो मेरी माँ। और फिर मुझे इस बात से ज्यादा लोगों की बातों की फिक्र थी कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कि बीवी के आने के बाद माँ को घर से निकाल दिया। मैं बोला, नहीं साइमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने माँ को घर से निकाल दिया तो लोगों की तरह तरह की बातें सुननी पड़ेंगी। पड़ी रहने दो इसे कोने में। वैसे भी माँ का ये तो फायदा है कि वो घर का सारा झाड़ू पोंछा कपड़े किचन सब कुछ करती है। अगर वो यहाँ से चली गई तो सारी जिम्मेदारी तुम पर आ जाएगी। और तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर ने तुम्हें मुकम्मल रेस्ट के लिए कहा है, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी सेहत के मामले में जरा भी रिस्क लो। पहले ही तुम इतनी मुश्किलों के बाद नॉर्मल हुई हो। तो मेरी बीवी बोली, ये तो है। वो तंजिया लहजे में हंसते हुए बोली, वैसे नवीद हमें मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है, तो हमें इसे घर से निकालने की क्या जरूरत है। तो मैं बोला, अच्छा तुम यहीं बैठो, माँ ने खाना बना दिया होगा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर लेकर आता हूँ। जब मैंने जाकर किचन में देखा तो सब बर्तन खाली पड़े हुए थे
थे। इसका मतलब था कि आज माँ ने खाना नहीं बनाया। मुझे माँ पर बहुत गुस्सा आया। कुछ देर के बाद माँ हाथ में गिलास लिए डगमगाते हुए कदमों के साथ किचन में आई। तो मैं बोला, आज खाना क्यों नहीं बनाया? अगर नहीं बनाना था तो हमें पहले बता देती, मैं बाहर से कुछ ले आता। तो माँ बोली, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा, बुखार उस दिन से जान ही नहीं छोड़ रहा, दवा खा लेती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ। दवा का असर खत्म होने के बाद बुखार फिर अपना असर दिखाता है। मैं बोला, अच्छा अच्छा, ज्यादा बहाने मत बनाओ, नहीं खाना बनाना तो मत बनाओ, मैं बाहर से ले आया करूँगा। मैं किचन से निकलकर कमरे में चला गया जहाँ मेरी बीवी बैठी खाने का इंतजार कर रही थी। मैं बोला, साइमा, माँ ने तो आज कुछ नहीं बनाया क्योंकि माँ को बुखार है। मैं ऐसा करता हूँ, खाने के लिए बाहर से कुछ ले आता हूँ। तो मेरी बीवी गुस्से से बोली, ये सब काम न करने के बहाने हैं, दिन ब दिन माँ कामचोर होती जा रही है। मैं खामोशी से खाना लेने के लिए बाजार चला गया क्योंकि ये तो मुझे भी पता था कि अम्मा को बहुत तेज बुखार है। अंदर से मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि तू कैसा बेटा है जिसे अपनी बीवी की तो बड़ी फिक्र है, लेकिन माँ की जरा बराबर भी फिक्र नहीं, जिसने तुझे पैदा किया, तेरे लिए इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, मेहनत मजदूरी करके तुम्हें इस मकाम तक लेकर आई कि आज तुम अपने पाँव पर खड़े हो, लेकिन तब भी मैंने अपनी जमीन की न सुनी। मेरी बीवी ठीक हुई तो मेरी वही रूटीन शुरू हो गई। मैं सुबह को जाता और शाम को घर लौटा। एक दिन मेरी बीवी मुझसे बोली, तेरी माँ के कमरे में रोज खिड़की से कुछ जवान लड़के तुम्हारी माँ से मिलने आते हैं, वो अभी भी कमरे में हैं। मैं गुस्से से दरवाजा खोलता माँ के कमरे में गया तो शर्म से मेरा जिस्म लरज उठा, क्योंकि मेरे सामने जो सच्चाई थी उससे मैं कभी भी इनकार नहीं कर सकता था। मैं जाकर माँ के कदमों में बैठ गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरे रोने पर मेरी माँ तड़प उठी और बोली, पगले तू क्यों रो रहा है? मैं माँ के पैरों को हाथ लगाते हुए बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ गलत कहा और बुरा भला कहता रहा। मैं नहीं जानता था कि दुनिया तुम्हारे बारे में गलत कहती है। मैं दुनिया की बातों में आकर तुझसे दूर हो गया और तुझे गलत समझता रहा। तू गलत नहीं बल्कि ये दुनिया गलत है, मैं गलत हूँ जिसने तुझे बदकिरदार समझा। आज मुझे खुद से नफरत हो रही है, वो नफरत जो मैं तुमसे करता था। तो माँ ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। तो माँ बोली, ना ये दुनिया वाले गलत है ना तुम गलत हो, सच ये है कि तुम दिन रात के बेटे हो, लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। मैं हमेशा तुमसे ये सच छुपाती रही, मुझे डर था कि कहीं तुम सच जानने के बाद मुझसे दूर ना हो जाओ। मैं बोला, कौन सा सच? आप इस सच की बात कर रही हैं? तो माँ ने अपना माजी बताया कि हमारी फैमिली बहुत खुशहाल थी। मेरे 2 भाई थे और मैं उन दोनों भाइयों की इकलौती बहन थी और उम्र में दोनों भाइयों से बड़ी थी। एक रात पता नहीं क्या हुआ, हमारे घर में आग लग गई। रात का वक्त था, सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। किसी ने हमारी चीखों पुकार न सुनी। आग के शोले इस कदर भड़क रहे थे कि मेरा माँ बाप और दोनों भाई आग में मेरी आंखों के सामने झुलस गए और मैं कुछ ना कर पाई और बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। कमरे में कोई भी डॉक्टर या नर्स मौजूद नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी सुइयां उतारी और घर की जानिब भाग गई। भागते हुए मेरी समाज से तुम्हारे रोने की आवाज टकराई तो मेरे कदम वहीं पर रुक गए। जब मैंने करीब जाकर देखा तो तुम्हें कपड़े में लिपटे हुए थे, तुम्हारे बदन पर कोई कपड़ा नहीं था और मुझे आसपास कोई नजर न आया तो मैं तुम्हें उठाकर ले आई क्योंकि तुम्हें कोई फेंक कर गया था। बस उसी दिन से मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हारे सहारे ही जिंदगी काटूंगी। मैं दिन रात तुम्हारी परवरिश में लगी रहती। मैंने तुम्हारी खातिर शादी तक ना की। वहाँ से घर बेचने के बाद मैंने यहाँ आकर घर खरीदा और तुम्हारे साथ रहने लगी और लोग समझते रहे कि शायद मैं बदकिरदार हूँ। माँ की ये सब बातें सुनने के बाद मैं शर्मिंदगी के मारे माँ के आगे नजरें नहीं उठा पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैंने माँ से गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और रोते हुए माँ के गले लग गया। माँ ने मेरे आंसू पोंछे और बोली, खबरदार, आज के बाद तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू नजर न आए, क्योंकि जब तुम रोते हो तो मेरा कलेजा फट जाता है। बेशक मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया मगर एक माँ की तरह परवरिश तो की है। तो मैं बोला, जन्म देने वाली से पालने वाली माँ बड़ी होती है, इसलिए मुझ पर सिर्फ आपका हक है। जब रोने के बाद मेरा दिल हल्का हुआ तो मैं माँ से बोला, माँ ये कब से चल रहा है? मतलब ये लड़के कब से आपके पास कुरान की तालीम लेने के लिए आ रहे हैं? तो माँ बोली, अब तो माशाल्लाह से ये कुरान पाक मुकम्मल करने वाले हैं। तो मैंने कहा, माँ इन्हें इस तरह ऐसे आने की क्या जरूरत है, ये दरवाजे से भी तो आ सकते थे। माँ बोली, बेटा मैं डरती थी कि कहीं तुम्हें भी बुरा ना लगे, इसलिए मैंने इनसे कहा कि मैं शाम के वक्त खिड़की खोल दिया करूंगी और तुम लोग आकर कुरान का सबक ले लिया करना। मैं अपनी आखिरत संवारना चाहती हूँ, इसलिए उन्हें किसी भी तरीके से कुरान मुकम्मल करवाना चाहती थी। खुदा का शुक्र है कि मेरी मेहनत रायगार नहीं गई और उन्होंने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया। मैं बोला, माँ ये तो बहुत अच्छा और नेक काम है, खुदा आपको इसका अजर जरूर देगा। गुजरते वक्त के साथ मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है और मैंने अपनी माँ को महारानियों की तरह रखा हुआ है। अब मेरी बीवी की भी जरूरत नहीं कि मेरी माँ के साथ बुरा बर्ताव करे, वो भी मेरी माँ को अब बहुत इज्जत देती है, क्योंकि अब मैं भी अपनी माँ को इज्जत देता हूँ। खुदा का शुक्र है कि मुझे हिदायत मिली। मैं सारी जिंदगी अपनी माँ का ये कर्ज नहीं उतार सकता कि उसने मुझ जैसे लावारिस की खातिर अपनी जिंदगी तन्हाई गुजार दी। अब मेरा आंगन खुशियों से भरा हुआ है, जिसमें मैं, माँ, मेरे बच्चे और मेरी बीवी खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं।